शुरू करिए। भारतीय साहित्य मंच के आज अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परिचय के लिए लेकर आए हैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी को इंदौर से। आज हम वैसे तो पुष्पा जी और डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के बारे में तो जान गया, लेकिन आपके बारे में अभी भी हम उतना ही जानते हैं कि जितना आपकी कविताओं को सुना है। फेसबुक जी पर एक बार आपका परिचय मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत जानकारी मुझे हुई थी। जी, वो मंच से आया था, बेटिया मंच से आया था। जी, लगभग भूल जी, उसमें भी इंटरव्यू चुका हुआ हूँ। था। तो आज एक बार फिर से जी बड़े विस्तार से आपके बारे में बातचीत करते हैं, जानते हैं आपका परिचय। प्रथम लिंक में हम आपसे आपका परिचय, जन्म जीवन परिचय जानेंगे, और द्वितीय लिंक में आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा कैसे हुई, किस तरह से आप साहित्य में अग्रसर हुए, और तृतीय लिंक में आपकी मनपसंद रचनाएं हम सुनेंगे। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमको ले चलें अपने जीवन के बचपन में, जहां से आपने होश संभाला और अपनी जीवन यात्रा आरंभ जी। की। तो स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत है आपका, आदरणीय पुष्पा जी। सभी को नमस्कार। जी। मैं स्वागत है पुष्पा पुष्पा जी। जोशी। जी, धन्यवाद। मैं पुष्पा जोशी एक साधारण गृहिणी हूँ, और ईश्वर की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद और आप सब लोगों के सानिध्य में कुछ लेखन का कार्य कर रही हूँ। बस, मेरा जन्म महाकाल राजा की नगरी उज्जैन में हुआ, लेकिन बचपन की कुछ स्मृतियां वहां की मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब बहुत मैं बहुत सुंदर। छोटी थी तभी पिताजी का ट्रांसफर गंज बासोदा में हो गया था। गंज बासोदा में भी काफी छोटी थी, तो वहां का भी कुछ ध्यान नहीं है। वहां से फिर पिताजी का ट्रांसफर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की शुजालपुर तहसील में हुआ, और वहां पर हमने हमने 17-18 साल रहे। तो सारी स्मृतियां, सारी पढ़ाई की, सारे जो है वो वहीं की संजोई हुई है। अब मेरे पिताजी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य थे। अब मैं शुजालपुर के बारे में बताऊं, शुजालपुर ये तो जो बहुत शहर अच्छी था बात काफी है। बच गया है। जी, नमस्ते। काफी बच गया है। लेकिन उस समय जब हम गए थे, नमस्कार, जब हम लोग वहां पर गए थे, तब वो दो भाग में बटा हुआ था। एक सिटी और मंडी में दो तरफ उसकी बसावट थी, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक बीटीआई कॉलोनी थी, छोटी सी, बहुत सुंदर कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में हम लोग रहते थे। अब हमारे घर के सामने एक बीटीआई कॉलेज था, और उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड पर हॉस्टल था, जहां पर लड़के लोग रहते थे, वहां के विद्यार्थी रहते थे। अब मेरे प्राइमरी स्कूल में जब मैं गई, तो मेरे को जाने की एडमिशन की समस्या थी। कारण ये था कि स्कूल, एक तो प्राइमरी स्कूल मंडी में था, और एक सिटी में, और 1.5 माइल की दूरी पर था। अब मैं 5 साल की हो गई थी, और एडमिशन की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मेरी माँ मेरे को घर पर पढ़ाती थी, उस समय की 8वीं पास थी। उन्होंने कक्का बारा खड़ी अनार का आम का कोई गिनती पहाड़ है सब मुझको सिखा दिए थे। अब मैं जब 5 साल की हुई, उस समय क्या हुआ कि बीटीआई कॉलेज बंद हो गया, और उसकी जगह पर जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय ने ले ली। और जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल की जगह पर मिडिल स्कूल लगने लगा। और जो प्राइमरी स्कूल मंडी का था, उसकी एक शाखा यहाँ पर खुल गई। अब एडमिशन आसान हो गया, क्योंकि स्कूल पास में था। अब मेरे एडमिशन का समय आया, तो मैं पीछे पड़ गई मम्मी के, आप मेरे को चलो स्कूल में, क्योंकि उन्हीं से सीखा था, और ऐसी इच्छा थी कि उन्हीं को ही जाए। लेकिन मेरी मम्मी ने हमारे बड़े भाई साहब से कहा कि भाई इसको स्कूल में भर्ती करा दो, और इसका नाम सीधा दूसरी में लिखवाना, क्योंकि इसको पहली क्लास सब कुछ याद है। तो भैया ने कहा ठीक है। उस समय इस टाइप के एडमिशन हो जाते थे, याद होता था तो जनरल प्रमोशन हो जाता था। अब वो भैया भर्ती कराने ले गए, तो मेरे को तो गुस्सा आ रहा था कि मम्मी के साथ में क्यों नहीं आई। अब वहां पर मैंने एक प्रश्न का जवाब भी नहीं दिया, तो सर अच्छा। ने मेरा नाम, अच्छा, गुस्से में। अब वो उन्होंने जितना पूछा जवाब दिया ही नहीं, तो उन्होंने पहली में ही नाम लिख दिया मेरा। अब उसके बाद में मम्मी ने कहा, अरे इसका पहली में नाम लिखा है, इसका 1 साल बिगड़ जाएगा। दूसरे तीसरे दिन मम्मी गई, मम्मी ने कहा भाई इसका नाम दूसरी में लिखो, इसको पहली का तो सारा कोर्स याद है, वैसे ही एडमिशन में लेट हो गए। बोले इसको कुछ आता ही नहीं है, इससे पूछो, इसको कुछ याद नहीं है, हम कैसे भर्ती करें। मम्मी ने कहा अब आप पूछो। उन्होंने जितने प्रश्न पूछे सबके जवाब बिल्कुल लिख लिख के बोल के बता दिए। अब मेरा नाम उसके बाद में दूसरी क्लास में हो हाँ। गया। इस तरह मेरी मम्मी ने 1 साल मेरा
बचाया। बहुत अब बचा सही। उस लिया। स्कूल में पढ़ते जी अभी मेरे एडमिशन की कहानी है। अब वो प्राइमरी स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ते रहे। ये एक शाखा थी और मेन स्कूल जो था वो वहां पर था, मंडी में। तो 15 अगस्त 26 जनवरी पर प्रभात फेरी निकलती थी सुबह। उस प्रभात फेरी में 1-1.5 माइल हम लोग पैदल चल के जाते थे, झंडा लेके, बड़े उत्साह से। बड़ा शौक था हमको। फिर आते तो हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरे पापा प्रिंसिपल थे, वहां का भी कार्यक्रम अटेंड करते। मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी हो तो ऐसे त्योहार उत्साह से मनते थे कि अब लगता है कि बहुत अच्छा लगता था उस समय। जी अब ये जी। प्राइमरी 5वीं पास करने के बाद में एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, वो भी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, और उसी के सामने, जस्ट सामने, हमारे पिताजी शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य थे। तो 6ठी क्लास से हम वहां पे भर्ती हो गए। 6ठी से 11वीं तक की पढ़ाई उस स्कूल में करी। मैं सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेती रहती थी, और वाह। कई बार राज्य स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में गई। लेकिन उसका सारा श्रेय मैं अपनी बड़ी दीदी को देती हूँ, क्योंकि वो मैटर तैयार करवाती थी। हमको समय दिया जाता था कि 5 मिनट बोलना है, 7 मिनट। उस हिसाब से वो मैटर लिख के देती, तैयारी करवाती, और उसके बाद कहती कि तुम कांच में देखकर प्रैक्टिस करो, कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। हम्म। अब वो कई बार इनाम मिलते हैं, राज्य स्तर पे भी इनाम मिला मुझे। एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों को 5 मिनट का समय दिया था, हम बोलने के लिए गए, और वहां पर उन लोगों को 10 मिनट का समय दिया। 5 मिनट का मीटर धीरे धीरे बोला तो 6 मिनट में खत्म हो गया। अब वो समय के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। बहुत गुस्सा आया, रोना भी आया, मीटर वहीं के वहीं फाड़ फुड़ा के फेंक दिया। हम्म। फिर और अंदर जाके 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, उस समय छोटी भी थी, एक आक्रोश भी था। फिर मैंने जगह जाकर निर्णायक और उन सब लोगों से कहा भी कि भाई हमको 5 मिनट का समय दिया, यहाँ पर 10 मिनट का समय, और हमारा सिलेक्शन तो हुआ नहीं। फिर उन हम्म। लोगों ने शाबाशी दी, बोले अगली बार से इस बात का ध्यान रखेंगे। वो इस तरह से बचपन आता है एक। हम्म। और आगे भी इस तरह से कार्यक्रम में भाग लेती रही। और खेल कूद में मैं ज्यादा भाग लेती नहीं थी। इंडोर गेम में कभी कभी कैरम वगैरह खेले तो उसमें मेरे को प्रमाण पत्र जरूर मिले। और साहित्यिक गतिविधियों में और इसमें जुड़ी रहती थी। इस तरह से हायर सेकेंडरी पास किया। 9th क्लास 8वीं तक हमारे सारे सब्जेक्ट होते थे। 9th के बाद में कुछ विषय लेना होता था तो हमने साइंस बायोलॉजी विषय लिया। साइंस बायोलॉजी लेकर हमने 11वीं तक की पढ़ाई की। उस समय की मेरी एक सहेली थी, उसकी याद मेरे को आज भी आती है, संध्या दी। वो और मेरा दोनों का पढ़ाई का लेवल, हमारी हाइट, सब कुछ और नेचर वगैरह एक जैसा था। हम लोग छुट्टियों में क्लास में कोई पीरियड, फ्री पीरियड है या खेल का पीरियड में भी हम लोग दोनों पढ़ाई करते थे। उसको समझ में नहीं आता तो वो उसने निशान लगा के लाती थी कि ये अपने को पढ़ना है। मैं भी लगा के ले जाती थी, हम दोनों आपस में पढ़ते थे। क्योंकि क्या उस समय ट्यूशन का इतना था ही नहीं कि ट्यूशन पढ़ना है, जो स्कूल पढ़ा दिया वो पढ़ लो और बस। पिताजी से कहते थे तो पिताजी कहते तुम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो, वो समझाते थे। पर उनका विषय साइंस था नहीं। फिर हम लोग ऐसे करके 11वीं पास किया। भगवान की दया से पढ़ाई में भी हमारा बार फर्स्ट डिवीजन आता था। केवल एक पहली की परीक्षा थी जो मेरे भैया ने घर पे ली थी, उन्होंने मेरे को 3rd डिवीजन पास किया, हम्म। क्योंकि मैंने उनको जवाब दिया नहीं था। पहले की परीक्षा तो घर पे ही ली थी उन्होंने। उसके बाद 11वीं तक फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। जी। 11वीं के बाद में जवाहरलाल जी जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय, जो हमारे घर के सामने ही था, वहां पर मैंने एडमिशन लिया। बीएससी में वहां पर एडमिशन हुआ, बीएससी वहां से किया। और बीएससी होने के बाद में मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने उज्जैन में मकान बनाया। उज्जैन में कॉलेज हमारे घर के बिल्कुल नजदीक था, और वहां से मैंने हिंदी में भी किया। अब ये हिंदी विषय बहुत, अब मन को अच्छा लगता था, तो वहां पे उस समय में कुछ लिखते करती रहती थी, कुछ रचनाएं वगैरह मैंने लिखी। और एमए तक मेरा परिचय जो है मेरे पिताजी के नाम से था। पिताजी के नाम से जीएल शर्मा प्राचार्य के नाम से मेरा परिचय था। और उसके बाद में एमए के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में मैं इंदौर में आ गई। पतिदेव वकील हैं। मैंने भी एलएलबी की पढ़ाई की, एलएलबी किया मैंने। और अब मेरा सरनेम जोशी हो गया था, और मैं वाई के जोशी की पत्नी के रूप में जानी जाने लगी। ये परिचय है मेरा। पहले पिताजी की बेटी थी, जीएल शर्मा जी की बेटी थी, अब एक वाई के जोशी की पत्नी। लेकिन एक चीज मेरे अंदर रहती थी कि मुझे अपना कोई परिचय हो, ऐसा लगे कि मेरा भी अपना कोई परिचय हो। मैंने हम्म। प्रयास किया, और मेरी उच्च श्रेणी शिक्षक की नौकरी भी लग गई। लेकिन उस समय बच्चे बहुत छोटे थे,
छोटा बच्चा सिर्फ 27 दिन का था, छोटा बेटा। 2 बेटे हैं मेरे। अब 27 दिन का बेटा और वो बड़ा, मेरे कहा इसकी परवरिश का समस्या आई, मैंने नौकरी को छोड़ा और बच्चों की परवरिश को चुना वाह, और एक बहुत माँ के रूप बहुत में बड़ा। मेरा अपना परिचय बनाया। वाह। नौकरी, हालांकि तकलीफ जरूर हुई, लेकिन वो भी जरूरी था बच्चों की। अब बच्चे बड़े हो गए, बड़े हुए बच्चे, और मैं जयंत और दिगंत की माँ के रूप में मैंने मेरा अपना परिचय बनाया। 3 रूप में, बेटी है, पत्नी हूँ और माँ हूँ। लेकिन फिर भी एक मन में ऐसा लगता रहा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और कई जगह पे कोशिश की, नौकरियां लगी भी सही, क्योंकि उस समय ईश्वर की कृपा से पढ़ाई भी अच्छी थी, सब कुछ था उस समय। लेकिन अवसर, कोई मौका हर बार ऐसा आया कि मेरे को नौकरी को छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कहा अब ये शायद मेरे किस्मत में नहीं है। मैंने फिर अपनी गृहस्थी के ऊपर ध्यान दिया, गृहस्थी के ऊपर ध्यान दिया। बेटों की शादी हुई, बड़े बेटे की शादी हो गई। और उसके बाद में मैंने फिर वापस अपने लेखन का कार्य थोड़ा सा शुरू किया। उसके बारे में मैं अगली बार में बताऊंगी। बेटे की शादी के बाद में मैंने अपना, बहू के आने के बाद मैंने लेखन का कार्य शुरू किया। अब मैं अपने दोनों परिवार के बारे में आपको कुछ बताऊं कि मेरा जो मायके का परिवार है उसमें हम 6 भाई बहन थे। जी। एक बहन अब नहीं है, हम 5 हैं। दोनों भाई बड़े, उसके बाद में हम चारों सिस्टर, मेरे से एक छोटी एक सिस्टर है। वहां के परिवार में सब साहित्य से जुड़े हुए थे, शिक्षा विभाग से जुड़े थे। मेरे पिताजी हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल, बड़े भाई साहब सेल टैक्स ऑफिसर थे, लेकिन कवि हृदय, बहुत अच्छा लिखते थे। हम अंत्याक्षरी खेलने के लिए बैठते तो अपने आप मन से कविता बना के लिख देते और हम पहचान ही नहीं पाते कि उन्होंने लिखी है, और हमको हर बार हरा देते थे। बहुत अच्छा लिखते थे। वाह। अभी भी लिखते रहते हैं, पर अब थोड़ी सी लेखनी उनकी भी हो गई। बड़ी दीदी और मेरे छोटे भैया, छोटी सिस्टर, सब टीचर के पद से रिटायर हुए। और मैंने कुछ नौकरी वोकरी नहीं करी अब। लेकिन जब शादी हुई तो यहाँ पर आने के बाद में सारी धाराएं चेंज हो गई। यहाँ पर सब लोग कानून से जुड़े हुए थे। ससुर जी सेक्शन ऑफिसर थे और आयुर्वेद की डिग्री थी। वो वैदिक का भी बहुत कुछ नॉलेज था उनको, बहुत अच्छा सरल स्वभाव था उनका। हम्म। हमारे जेठ जी जो थे हाई कोर्ट में सर्विस करते थे। पतिदेव वकील हैं, इसलिए कहीं जाने का, ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं। इंदौर में हम लोग सेटल हो गए। छोटा बेटा मेरा वकील है, बड़ा बेटा इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और पार्टनरशिप में उसका खुद का एक बिजनेस कर रहा है। बहू है, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी है, मेरे पास। एक छोटा सा पोता है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। 2 नंदे हैं। वाह। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब पूरे परिवार के बिना अपना एक महिला का परिचय जो है वो अधूरा है। क्योंकि वो सारे रिश्तों को अपने अंदर समाहित करके चलती है, वो अकेली रह ही नहीं जाती। ये ऐसा सही मेरा बात है। मानना कई जगह कहते हैं कि सिर्फ अपना परिचय दीजिए, न माता पिता का नाम लिखिए, न पति के बारे में बताइए, किसी के बारे में बताइए नहीं, सिर्फ अपना परिचय। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका परिचय अकेला हो सकता है? है। सबके साथ होता है ना, सबके साथ जुड़े जी, हैं हम। वही वही बात है। कहावत है आदमी कि अकेला क्या होता है? आदमी अकेला तो जी, कुछ होता नहीं है ना। होता है जी, सही वो बात है, कहते हैं तो सबके साथ सभी ही का चलना सभी। होता आदमी की है। जगह जी व्यक्ति कहना चाहिए। व्यक्ति अकेला कुछ नहीं होता, उसका अपना तो कुछ जी होता जी नहीं है ना। जब तक वो सबके बहुत साथ चारों ओर मिलकर से, ही सब, बिल्कुल। जब सब तक बहुत और निर्माण ही लोग सबके नहीं साथ मिल। आपको समझे। हाँ, बताइए पुष्पा जी, और बताइए। बहुत सुंदर। पुष्पा जी, इस बीच में हमारे साथ भाई गोविंद कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी नमस्कार। आदरणीय रत्ना बापली जी नमस्कार आपको। नमस्ते। और रजनी नमस्कार। तो हाँ, आगे कुछ आप ही शुरू अब ये कीजिए। परिचय तो मेरा अब आपके सामने हूँ, जुड़ी हुई हूँ। जी। मैं के तो बारे का सब ये तो ठीक है पुष्पा जी, अब आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल पूछिए आपके आप। बचपन की कोई ऐसी घटना जो आपको बेहद याद आती हो, या बहुत अच्छी हो, या कुछ बहुत खराब हो, जो भी हो, आप जो हमें हमारे साथ साझा करना चाहें। बच, बच, बचपन की तो बहुत सारी घटनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं कि उनको मैं अगर बोलने लगूंगी तो बोलती चली जाऊंगी। अभी होली का त्योहार गया है। जी। होली के अवसर पर कई मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। हमारी कॉलोनी में हम 10-12 बच्चे थे, लड़के और लड़कियां, सब सामूहिक रूप से खेलते थे। कोई गेम्स में वो नहीं होता, डिस्टिंग्विश नहीं होता था कि ये खेलना है वो खेलना है। हमारे साथ वो लोग पौवा खेलते थे, लड़के लोग रस्सी भी कूदते थे, पचोटे भी खेलते थे, और हम उनके साथ में कंचे भी खेले हैं। और गुल्ली डंडा, सतोलिया, सब खेल हम लोग सामूहिक रूप से खेलते थे।
होली के पर्व पे भी बहुत धूमधाम से होली का पर्व मनाते थे। और होली का दहन के लिए हमारी बहुत लंबी चौड़ी तैयारी रहती थी। अच्छा, चंदा वगैरह इकट्ठा करते और वो होली, आसपास की कॉलोनियों से एक कंपटीशन रहती थी कि उस दिन होली हमारी बहुत ऊंची तक जानी चाहिए और देर तक जलनी चाहिए, कंपटीशन होती थी। हम्म, और हमारे घर के आसपास क्या था, जंगल ही जंगल था उस समय, कुछ ज्यादा बसावट थी नहीं। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो लड़के लोग जाते, ढूंढ वगैरह काट के ले आते और काफी चंदे से और इससे इकट्ठा हो जाता लकड़ी वगैरह, खूब अच्छा तैयारी करते थे। अब हम रात भर वो लोग जगते और सुबह के टाइम पे हम लोगों को 4 बजे करीब होली जलती थी तब जगा लेते थे कि तुम उठ जाओ। हमको भी शौक आता, हम लड़कियों को भी, हम लोगों को भी तो रात में जगना है। अब घर पे मना ही रहती थी, लेकिन वो फिर लड़के लोग साफ मना कर देते कि भाई तुम लोगों ने तो कोई लकड़ियां इकट्ठी नहीं करी, हम लोग ढूंढ काट के लाए, तुम लोगों को रात में क्यों रखे। तो एक बार क्या किया, हम लोगों ने उनकी लकड़ी को, कुल्हाड़ी को चुरा लिया। कुल्हाड़ी चुरा कर कहा कि हम लोग भी लकड़ियां काट के लाएंगे, हम भी लेकर आएंगे और होली जलाएंगे और इस बार तो रात में भी जगेंगे। और वो बड़ी मुश्किल से उसको लेकर हम लोग चल दिए। अब वो पेड़ की ढूंढ काटे तो हमसे कोई कट तो रहा नहीं था, थोड़ा बहुत मेहनत करी कुछ। इतने देर में 2 लड़के साइकिल से जा रहे थे। उन्होंने कहा हम आपकी मदद कर दें। हमने कहा भैया कर दो, हमसे तो कट भी नहीं रहा है। उन्होंने उसको, ढूंढ को काटा और काटने के बाद में हम बड़े प्रसन्न, थोड़ी देर तक वो खड़े रहे और उसके बाद में वो कुल्हाड़ी लेकर साइकिल से भाग गए। अब कुल्हाड़ी चली गई, एक तो ही डर हो गया। वो कुल्हाड़ी लेने के लिए हम पैदल पैदल उनके पीछे कहाँ भागे, वो तो कुल्हाड़ी लेकर चले गए। अब वो ढूंढ को बड़ी मुश्किल से हम लोग खींच कर लेकर आए, पर ये डर बैठा हुआ था कि हमें डांट पड़ेगी, अब तो ये कुल्हाड़ी चली गई है। ढूंढ हम्म, लेकर आए और गलती भी, इतनी अक्ल तो थी नहीं। वो ढूंढ भी ऐसा काटा जिसपे कि वो निशान लगे होते थे नगर निगम वालों के कि ये वाले पेड़ काटना नहीं। अब डर लगा। वो लेकर आए तो सब लोगों ने कहा कि ये कैसे पेड़ काटता है, तुम ये क्या काट के ले गया है। तो वहां पर हमारी 2 पानी की सी होदियां होती थी जिसमें हम होली खेल। हमने उन ढूंढ को उसके अंदर डाल दिया, बुद्धि, बालक बुद्धि थी, डाल के। और वो हमने कहा इसका रंग तो सब निकल जाएगा। अब वो होदी का पानी भी खराब हो गया और लकड़ी भी, और डांट, हमको कुल्हाड़ी खोने की डांट अलग पड़ी। और हम्म, होली का वो मजा हम लोगों ने डांट खाते खाते ही वो पूरी होली उस समय मनाई, क्योंकि वो होलियां भी खराब हो गई थी तो हम खेलने, होली खेलने में भी उस साल तकलीफ पड़ी। बस हम्म, ये घटना मेरे को हमेशा याद आती है, जब भी होली का वो अवसर आता है वाह, तो ये घटना हमें याद आती है। क्योंकि बहुत सुंदर। बचपना था उस समय, बहुत बचपना था। जी। बिल्कुल। तो यही तो जीवन होता है, बचपन की जो बातें हैं, ये तो आदमी कभी भूलता नहीं है। और कोई घटना ऐसी चटपटी? एक घटना और सुनाती हूँ। एक बार बाढ़ आई थी खुशहालपुर में, बहुत तेज बाढ़ आई थी, 3 दिन तक पानी, मतलब बिल्कुल रुका ही नहीं था, दिन और रात पानी आया था। उसमें बाढ़ काफी आती थी। सारे गांव आसपास में, जो हमारी कॉलोनी थी उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गांव था। एक मेसपुरा है, एक सुंदर, वो क्या नाम था, सुंदरपुरा, और एक नांदासुरा। ऐसे 4-5 गांव, सब पास पास के गांव के सारे मवेशी आकर, स्कूल कॉलेज तो सब बंद थे, वो सब आकर हमारे वो कॉलेज में रुके हुए थे, कोई इधर मिडिल स्कूल में रुके हुए थे। बाढ़ जब पानी रुका तो ये लड़के लोग गए थे बाढ़ देखने के लिए। और वो देख कर आए और फिर आकर कह रहे थे कि वहां तो इतना पानी आया, वो आया। वो लोगों का सामान ऐसा बह रहा है और वो बह रहा है। और हम लोग भी उस दिन, हमारे घर से रेलवे पटरी दिखती थी। रेलवे पटरी, मतलब खेत में से होकर रेलवे पटरी पर चले जाते थे। हमने कहा अपन भी चलते हैं, वहां पर एक नदी भी है, अपन तो जाके आज देख के आएंगे। सब लोग निकल गए, घर में कुछ कहना नहीं करना नहीं, चुपचाप निकल जाते थे, डांट तो पड़ती थी। और वहां जाने के बाद में हम लोग रेलवे पटरी के वहां पे ब्रिज के ऊपर चले गए। अब ब्रिज के ऊपर उस समय सिग्नल वगैरह तो उधर से, तो सामने से रेल आ रही थी। अब हमारी धड़कन सबकी बढ़ गई कि अब करें क्या। किस्मत अच्छी थी, वो जो ब्रिज के आसपास वो चौरस बने होते हैं, वहां पर सब एक दूसरे के हाथ पकड़े पकड़े चुपचाप खड़े रहे। रेल जब निकल गई तब फिर उसके बाद कान पकड़े कि अब से इस रेलवे के ब्रिज के ऊपर हम लोग नहीं आएंगे। और रास्ते भर कहते रहे कि नहीं, घर जाके मम्मी पापा को किसी को कुछ बताएंगे नहीं, डांट पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी। पर माँ तो सब जान लेती है, और कोई मन में कोई बात छुपा नहीं पाते थे, सब उनके आगे कह देते थे। एक बार डांट पड़ती थी और उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस तरह की घटना है वाह, बचपन में, खूब धमाल बहुत मस्ती करी। और वाह। अब इतना ही शांत हो गई। जी। वही होता है बचपन, इसीलिए कहते खूब हैं ना कि धमाल की बचपन में, लड़के लोग, हम बचपन लोग खेलते भी सब साथ में, सब सारे त्योहार वगैरह सब साथ में मानते थे। जी। बिल्कुल, तभी कहते हैं ना बचपन निराला होता है। तो बहुत सुंदर जी। आपने दो प्रसंग सुनाए। अब आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ कि
आप अपने जी। जीवन में किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मैं मिली? अपने जी मैं अपने जीवन में मेरे माता पिता को ही आदर्श मानती हूँ। मेरे माता पिता दोनों बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाले थे। बिल्कुल सादगी पसंद थे, कोई आडंबर उनके जीवन में नहीं था। और वही आज मैंने भी अपने अंदर आत्मसात कर रखा, बेकार के आडंबरों से बिल्कुल दूर। ज्यादा चकाचौंध वगैरह कुछ भी नहीं, मुझे सादगी अच्छी पसंद आती है। पिताजी के विचार उच्च थे। बिल्कुल किसी तरह की उनके पास में वो नहीं था, दिखावा था ही नहीं। उस समय मैं आपको एक घटना बताऊं, हमारे पिताजी के स्कूलों में ऑडिट होते थे। घर में उस समय फोन तो थे नहीं कि किसी बात से खबर कर दे कि 4 जने खाना खाने के लिए आ रहे हैं या कुछ है। और ना मेरी माँ के पास उस समय गैस की व्यवस्था थी या कोई गैस और कुकर वगैरह होते थे। मम्मी खाना बना के रखती और ऑडिट होते थे, वो अपने साथ में किसी 3-4 जनों को ऐसे ही साथ में लेके आ जाते थे। अब वो मम्मी को ऐसा रहता था कि कौन को लेके आएंगे, क्या है भोजन, क्योंकि एकदम तुरंत बन नहीं पाता था, खबर पहले से करते नहीं थे। और बस, और हम फिर कहते भी सही कि भाई आज खाना क्या बना है, मम्मी हमको भी रोक के रखती भाई वो आ जाए, तुम्हारे पापा आ जाए, क्या आ रहा है। तो 4 दिन बोले नहीं नहीं, जो बनाए जो रख दो, अचार सब्जी वो कोई दिक्कत नहीं, जो है जो सबके साथ में सामूहिक। और उनकी सादगी सभी लोगों को पसंद आती थी। मेरे पिताजी बिल्कुल सादा व्यक्तित्व, साधारण व्यक्तित्व था उनका। कभी बाहर बैठते हैं तो कोई निकल रहा है, सबको एक दिन एक झाड़ू वाले को रोक लिया, बोले क्यों भाई, गर्मी बहुत थी हो जा रहा था, बोले उनको बुलाए। बोले उनको पापा को, उनको लगा कि शायद झाड़ू वाड़ू लेना होगा, बोले नहीं नहीं भैया पानी वानी पियो, थोड़ी चाय वाय पियो फिर जाओ। वो भी आश्चर्यचकित कि ये कैसे बात, आपको बस उनको साथ ऐसे लोग अच्छे लगते थे। रास्ते चलते लोगों को उपदेश देते थे कि बेटा ये गलत है, ये गलत। मेरी मम्मी नाराज होती थी, बोलने कि आप इस टाइप की बातें करते हो, और बोले लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बोले। बोले बोलेंगे तो बोल लेंगे, मेरा क्या जाएगा, अगर जो सुन के उसका जीवन सुधर जाता है, बोले एक अच्छा काम हो जाएगा। और यही सोच उन्होंने हमारे अंदर भी डाल रखी है। और उनके आशीर्वाद है कि हम लोग सुखी हैं। माता जी के अंदर सहन शक्ति बहुत थी। हम लोग सब कितना ही कुछ होता तो सहन करके और वो सहन शक्ति भी मेरे अंदर है, वो ईश्वर की दया से मेरे को दी है। मेरे को ऐसा लगता है किसी का मन नहीं दुखे, कोशिश यही रहती है मन ऐसा किसी को गलत शब्द नहीं बोलूं मेरे अंदर जो है। अगर होगा तो किसी से मन दुख गया तो वो तो सहन हो जाता है अपने कारण, किसी का मन दुख नहीं दुखे, ये लगता है। और ये सारे गुण मुझे अपने माता पिता से मिले, उनका आशीर्वाद है, और वही मेरे जीवन के आदर्श है। बहुत बहुत बढ़िया, मेरी बहुत मम्मी बड़े आदर्श। बहुत सुंदर। आपके बहुत जी बड़े आदर्श है। आदर्श तो जरूर होते हैं जीवन में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका आदर्श नहीं होता हो। बहुत और सुंदर। सादगी बिल्कुल, थी उनके अंदर का, और बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, बिल्कुल याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वो ऊपर ही बैठे हैं कहीं और आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, ऐसा ही लगता है। सही बात है। सब कुछ जहाँ कहीं वो उलझन में पड़ते हैं तो लगता है कि भाई कोई निर्णय दो, ईश्वर की दया से वो निर्णय आ भी जाता है, शायद उनकी किसी बात पे किसी कथन पे से। मेरे माता पिता मेरे आदर्श। तो पढ़ाई के दौरान कभी कोई अध्यापक ऐसा हुआ हो जो सबसे अधिक प्रिय लगा हो आपको? जी, अध्यापक हमारे सारे अच्छे थे, सब बढ़िया बातें वगैरह करते थे। लेकिन एक मैडम थी हमारी, प्रतिभा दास मैडम थी। वो हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाती थी, एक सोशल स्टडी पढ़ाती थी, और एक इंग्लिश, और एक दूसरा कोई जनरल नॉलेज का। 3 सब्जेक्ट उनके पास थे। 3 पीरियड में वो आती थी। पढ़ाई में काफी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन सारे सांस्कृतिक गतिविधियां वगैरह उन्हीं के द्वारा संचालित होती थी। वो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाती थी, सबको प्रेम भी करती थी, और हमको पढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहित करती थी। और हमारे साथ मनोरंजन में भी लगती थी, कहीं कोई बारिश वगैरह हो रही है या कुछ ऐसा मौसम में तो आराम से गाना बहुत सुंदर गाती थी। उनके गीत, गाए हुए गीत भी मुझे याद आते हैं, और उनका आशीर्वाद भी है, वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। वाह। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, जो आज तक आपने कहीं नहीं कही? जी, कोई घटना, कोई बहुत सारी घटना। कोई दुखद घटना ऐसी हुई हो, या कोई बहुत ही अच्छी घटना हो? घटना तो दुखद घटना तो कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ अच्छा बहुत ही। अच्छे बस हो। मैं आपको बताती हूँ कि जब 8वीं की परीक्षा थी, बोर्ड की परीक्षा थी, वो बोर्ड की परीक्षा थी, और हमारा सेंटर जो था वो हमारे पिताजी के स्कूल में ही आया था। और उस साल क्या था कि गणित का पेपर, 2 पेपर होते थे, और 2, और पहला पेपर जो था वो उस समय कठिन आया था।
कठिन आया था। और पेपर कई लोगों ने हुड़दंगबाजी में बोले नहीं पेपर कठिन आया है, और दूसरा पेपर तो हमको सर मैं हमको नकल, मेरे पिताजी जहाँ रहते थे वहाँ नकल बिल्कुल नहीं हो पाती थी, नकल तो बिल्कुल करने ही नहीं देते थे। तो बच्चे बड़े नाराज रहते थे। एक पेपर था दूसरे दिन, तो एक दिन छोड़ के कुछ गैप आते था, एक दिन छोड़ के था। तो स्कूल के 8वीं के लड़के कोई नकाब डाल के और कुछ घर पे आकर पिताजी के पास में आए। पिताजी से आके कहते हैं, बोलने लगे सर आप प्रिंसिपल साहब आप कल स्कूल नहीं आएंगे। बोले क्यों, क्यों नहीं आऊंगा मैं? बोले नहीं, आप कल आप नकल नहीं करने देते तो हमको नकल करना, हमारा पेपर बहुत कठिन आया है और हमारा। पिताजी ने कहा ऐसा तो होगा ही नहीं। बोले क्या करोगे? बोले अच्छा मैं नहीं आऊंगा। पिताजी बाहर बैठ गए सीढ़ियों पर, बोलने लगे क्या करोगे? बोले आप ऐसा करना, क्या बीमारी का आप नकल नहीं करने दोगे, आप बीमारी का बहाना बना के सो जाना, हम डॉक्टर भी भेज देंगे दवाइयां भेज देंगे, इस टाइप की बजा के बच्चे ने कहा। बोलने लगे लेकिन आप नहीं आओगे नकल। मैंने कहा पिताजी ने कहा नहीं मैं आऊंगा भी सही और तुम लोगों को नकल भी नहीं करनी। पिताजी डरते ही नहीं थे, काफी उस समय कुछ गुंडा तत्व भी थे, उससे डर भी लगता था, पर बाकी मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं डरते, कभी नहीं डरे। और पिताजी ने मेरे से पूछा बेटा पेपर, मैंने कहा पापा था तो थोड़ा कठिन पर कर लिया। अब वो पेपर तो आए हैं जो सिलेक्ट हुए, उसमें पिताजी भी क्या करेंगे, और तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है तो उसका वो क्या करें। तो वो ऐसा ही था। आए थे एक बार और ऐसी परसेंटेज फॉल हुई थी बच्चों की, तो पिताजी ने सबके नाम भेज देते थे, वो डरते तो बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने नंबर नाम भेज दिए। कुछ लोग उस समय 11वीं की बात थी, मेरी बड़ी दीदी भी उस समय 11वीं में थी, वो लोग आए घर पे आके बहुत उधम करी उन लोग ने, बिल्कुल एकदम आलमती भाटा पत्थरबाजी वगैरह। मेरी मम्मी की तबीयत घर में बिगड़ गई थी, तो मेरी दीदी ने बाहर निकल के उन लोगों को बहुत चिल्ला के बोली थी, बोलने कि तुम लोग कैसे हो, बोलने लगे कि ऑफिस की बात है ऑफिस में जाके करो, घर आके कर रहे हो, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। तो वो बच्चे लोग लड़के लोग माफी मांग के निकल गए, लेकिन दूसरे दिन भी वहां पे स्कूलों में खूब हंगामा और पत्थरबाजी, ना फोन थे ना कुछ नहीं थे, और ना घर के आसपास भी घेराबंदी कर दी थी उन लोगों ने, हम लोगों को निकलने ही नहीं दे रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बोलने कि पिताजी तुम्हारे ऑफिस में अकेले हैं। वो पास में एक कॉलोनी, गांधी कॉलोनी में, जहाँ पर कि वहाँ के स्कूल के कुछ स्टाफ के लोग रहते थे। फिर मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बहन और एक और हमारे पास में कोई लड़का रहता था, सुनील नाम था उसका, उन दोनों को कहा बेटा तुम खेलते खेलते यहाँ से निकल के जाओ और वहां जाके खबर करो कॉलोनी में। तो खेत के रास्ते से वहां पर गए, वहां पर भी लोगों ने पकड़े, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले हम तो खेल रहे हैं। जाकर खबर करी, तो वो ऑफिस वो लोग भी गए और फोन वगैरह करा पुलिस को, पुलिस आई और उसमें हम लोग सुलझाए। मतलब इस तरह की घटनाओं से भी हम लोग जूझे हैं, क्योंकि पिताजी बिल्कुल नहीं डरते, डरते ही नहीं थे। उनको ऐसा था कि गलत बात तो गलत बात के आगे तो नहीं झुकूंगा। वो न्यू बिल्कुल दयालु बिल्कुल सही बात आपने कही। आजकल बहुत ज्यादा ईमानदार होना भी जो है अपने लिए खतरे की घंटी है। नहीं करना, बिल्कुल वो सब बिल्कुल नहीं झुकना, नहीं गलत बात तो गलत। हम पेपर सेट करते थे, वो पेपर आते थे हमारे, और हमको कभी नहीं बताया कि बेटा ये तुम प्रश्न याद करो। त्रिभुवन उन शंकर मिश्र चातक जी को बोर्ड के नमस्कार। एग्जाम। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार वाह पुष्पा जी, बहुत ही नमस्कार। सुंदर, बहुत शानदार और बड़ी मजेदार बातें आपने अपने जीवन के बारे में आज हम लोगों को सुनाई। शुजालपुर हमारे आज भी याद आता, जाती हूँ मैं शुजालपुर, एक बार गए थे, लेकिन अब वो जो पहले की बसावट थी वो भी बहुत चेंज हो गई। कॉलोनी भी वैसी नहीं, सब तरफ दीवार वगैरह बन गई, घर से न पटरियां दिखती है न कोई खेत दिखते हैं। अब तो बहुत अलग हो गया है, देखकर मेरे को उस मकान में जहाँ हम रहते थे वहां मैं गई थी, तो उन्होंने कहा भाई क्यों आए, मैंने कहा कुछ नहीं, हमको किसी से नहीं परिचय, हम तो केवल मकान। तो बोले आप अंदर आके देखो, पर थोड़ा संकोच हुआ तो जाके देखा नहीं। वो कॉलोनी तो भी है, वाह, उन गलियों में पता नहीं क्या ढूंढने गए थे हम, पूरे दिन भर उस दिन शुजालपुर की गलियों में घूमे हैं। याद आता है बचपन जहाँ बीता अच्छा होना, लगता, अच्छा लगता है। वहाँ की याद तो बहुत आती। अच्छा समय था शुजालपुर का, बिल्कुल स्वर्णिम समय था। बहुत सुंदर बात। और आपसे अंतिम सवाल, आप जी जैसे कि आपने बताया कि आप शिक्षा जो शिक्षित लोगों के परिवार में रहे हैं, पिताजी आपके, समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि पढ़ो, कोशिश करो, अगर तुम्हारी ख्वाब है उनको पूरे करने की कोशिश करो। लेकिन अगर घर परिवार में ज्यादा परेशानी आती हो तो फिर थोड़ा सा अपने को एडजस्ट भी करना पड़ता है। और अच्छे रहो, उदात रहो, दयाल सहानुभूति सारे भाव अच्छे रखो, बनती कोशिश किसी का मन दुखे नहीं। कुछ अच्छा ना करो तो कम से कम किसी का बुरा तो बिल्कुल न चाहो न करो, वाह, बस यही है। चाहे किसी का बहुत अच्छा न कर पाओ,
लेकिन किसी का बुरा भी मत करो। बहुत ही सुंदर संदेश, सही, सुंदर बात। वाह। बहुत अच्छी। तो हमने आज आदरणीय पुष्पा जोशी जी से बड़े विस्तार से उनके जीवन के बारे में जाना, और आज हमें पता लगा कि उनका वास्तव में क्या जीवन परिचय था। चलिए, अगले लिंक में हम फिर से मिलते हैं और फिर से हम उनसे बातचीत करेंगे उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। 10 मिनट के बाद मिलते हैं नए लिंक में। नमस्कार जी।